अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, मुज़ाकरात की पेशरफ्त के हवाले से अब तक क्या डेवलपमेंट्स हैं, सबसे बड़ी और बुनियादी रुकावट का क्या हुआ, कब तक दूर हो जाएगी, ट्रंप ने हालिया मीडिया इंटरेक्शन में क्या दावे किए और क्या बढ़के मारी। इससे आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि आबना हुर्मुज़ और उन पानियों के ऊपर असल में राज कौन कर रहा है, कौन हकीकी कब्जा जमाए बैठा है और कौन सिर्फ बढ़ के मार रहा है। तो सबसे पहले ट्रंप ने लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या दिया। रिपोर्टर्स ने जब उनसे पूछा कि आप ईरान के जवाब का कब तक इंतजार करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, नो रश फॉर मी, कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। उन्होंने ये बताया कि $500 मिलियन की पर डे इनकम की स्टोरी ये है कि ये रेवेन्यू हम अगर रोक के रखेंगे तो ऑपरेशन हमारा उन्हें इकोनॉमिकली डैमेज कर रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने ये बताया कि जब ईरान ने हमें यकीन दहानी कराई कि आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल हम छोड़ रहे हैं, तो मेरे साथी बड़े खुश हुए। ट्रंप ने कहा कि वो बगलें बजाने लगे, लेकिन मैंने कहा होल्ड ऑन, एक सेकंड रुकिए। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो $500 मिलियन की आमदनी हर रोज ईरान के लिए जारी रहेगी? तो उन्होंने कहा जी हां। उसने कहा नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है, हम इनको फ्रैक्चर करेंगे और इस नाकाबंदी से हमें नताइज मिलेंगे। इस वजह से अभी तक यूएस नेवी फुली एक्टिव है, हम लोडेड और प्रिपेयर हैं और तमाम मामलात अमेरिका के हाथ में हैं। ये ट्रंप का एक स्टेटमेंट था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी वक्त कुछ भी करने की सलाहियत पहले भी रखते थे और अब भी रखते हैं। तो मैं आपको ताजा तरीन अपडेट ये देता चलूं कि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद में सेल करता हुआ मिडल ईस्ट की जानिब बढ़ रहा है। ये फुली इक्विप्ड कैरियर है और इस हवाले से इसे फ्लोटिंग एयरफील्ड कहा जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर है और अमेरिका की नेवल स्ट्रेंथ को शो करता है। CAVU सेलिंग एंड विजिबिलिटी इसका ऑपरेशनल फंक्शन है और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए यूज होता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आबना हुर्मुज़ या अमरीकी नाकाबंदी जो उसने ईरानियन पोर्ट्स की कर रखी है, इस हवाले से बात किस जानिब जा रही है? क्या मुज़ाकरात और डायलॉग इस टाइम तक अमेरिका की पहले जैसी तरजीह है? इस सवाल का जवाब आपको पानियों में अमेरिका के इकदामात से मिलना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी क्यासराई या मन घड़त खबर से इसको आपस में रिलेट करें। तो देखना यह है कि वहां पे क्या चल रहा है। तो वहां पे ये एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो गया है। और उसके अलावा वहां से खबरें ये आ रही हैं, यूएस ऑफिशियल ये भी कह रहे हैं कि ईरानियन IRGC नेवी मजीद माइंस आबना हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बिछा रहे हैं और वहां की शिपिंग ट्रैफिक कोलैप्स कर चुकी है। हालांकि पेंटागन ने 2 रोज कबल ही ये कहा था कि हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिछाई हुई माइंस को क्लियर करने के लिए 6 माह का अरसा दरकार होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक IRGC नेवल फोर्सेस ने मजीद माइंस आबना हुर्मुज़ में बढ़ाने का फैसला कर लिया है और वो बिछाना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज W. बुश आ रहा है और दूसरी तरफ माइंस बिछाई जा रही हैं। इससे आपको वहां बढ़ती हुई टेंशन, पेचीदगी और कॉम्प्लिकेशन का अंदाजा होना चाहिए। इससे हमें अंदाजा होना चाहिए कि इस्लामाबाद टॉक्स किसी ताखीर का शिकार नजर आ रहे हैं। इससे हमें यह अंदाजा भी होना चाहिए कि अमेरिका अपनी शराइत को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और सेम इज द केस विद ईरान। तो ईरान भी कुछ ऐसा ही चाहता है
اور اس طرح سے اس سے اگلی آپ کو کل میں نے خبر دی تھی کہ ایران میں ریومرز فیکٹری جو جنگوں میں آن ہو جاتی ہیں، چل پڑتی ہیں، افواہ ساز فیکٹریاں، وہ اس طرح کی خبریں سامنے لاتی ہیں جس سے کسی کے سرٹن نیشنل انٹرسٹ سرو ہو رہے ہو تو پروپیگنڈا میشینز آن ہو جاتی ہیں۔ اسی افواہ ساز فیکٹری کی ایک خبر اسرائیلی چینل 12 نے نشر کی اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر ایرانین اسمبلی باقر کالیباف جو مین نیگوشیٹر تھے ایران کی طرف سے، وہ ریزائن کر چکے ہیں۔ اس خبر کی ایرانین حکام نے نہ صرف تردید کی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ باقر کالیباف بالکل 100% انٹیکٹ ہیں اور سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی نیگوسیشن ٹیم دوبارہ سے اپنے مشن کے لیے نکلے گی تو مذاکراتی ٹیم کا باقر کالیباف حصہ ہوں گے۔ اور باقر کالیباف نے خود بھی یہ کہا ہے کہ جو ہمارے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران میں ریڈیکل اور ماڈریٹ آپس میں گتھم گتھا ہیں، ان کی سوچوں کا اختلاف ہے، ڈیفرنس آف اوپینین ہے، وہ سب لوگ اپنی قیادت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ نہ تو کوئی ریڈیکل نہ ماڈریٹ ایسی کوئی تقسیم نہیں، یہاں پہ ایرانین ہیں یا ریولوشنری ہیں، یہاں پہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا ایرانی یا انقلابی۔ اس کے علاوہ یہ ایبسلیوٹلی فالس خبر ہے۔ ایرانین سپریم لیڈر جناب مجتبی علی خامنائی کی طرف سے ایک بیان آیا، "The enemy's media operation by targeting media minds and psyches of the people intend to undermine national unity and security." ایران کے سپریم لیڈر تعینات ہونے والے، ان کی طرف سے یہی سٹیٹمنٹ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، انٹرپریٹیشن اوور آل یہی ہے کہ ہماری قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، کسی بھی طرح سے ان افواہوں پہ کان نہ دھرا جائے، اور یہ صرف ایرانی دماغوں اور نفسیات سے کھیلنے کی ناکام کوشش ہے۔ ہماری قوم اچھی خاصی یونٹی کے ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بحری تیاریوں کے ساتھ ساتھ تہران میں ایک اور بڑی ڈیفنس نیوز یہ ہے کہ تہران میں مختلف جگہوں اور شہر کے مختلف حصوں پر ایئر ڈیفنس بیٹریز کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اور کوئی سرٹن ریزن اس کی نہیں بتائی گئی، صرف یہ کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب اور وہاں کی فورسز ضروری سمجھتی ہیں کہ فضائی بیٹریوں کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے۔ فضائی سیز فائر ایک طرف ناظرین یہ نظر آ رہا تھا، لیکن اب یہ ایک بحری جنگ کی طرف پلٹ چکی ہے یہ لڑائی، اور پانیوں کے اوپر دونوں ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ فورن منسٹر عباس عراقچی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرمز تب تک بلاک رہے گی جب تک فروزن ایسٹس ریلیز نہ کر دیے جائیں۔ تو یہ ان کا بیسک مطالبہ ہے۔ آئی آر جی سی کے سپوکس پرسن نے بھی سیم بات کی ہے کہ ہمارے فروزن ایسٹس فوری طور پر بحال کیے جانے چاہیے، پھر ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی نیوی سیکرٹری کے ریزائن کی کل آپ کو خبر دی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک سرکاری سطح پر یہ نہیں بتایا گیا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ ہاں، ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن ساتھ ایک شبے کا اظہار میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ یقیناً بون آف کنٹینشن، ایپل آف ڈسکارڈ اور بنیادی تنازع کی وجہ پیٹ ایگزٹ ہی ہوں گے، جنہوں نے 2 سے 3 اپریل کے درمیان پہلے امریکی آرمی چیف کو فارغ کیا تھا، اور اب تک 20 سے زائد سینئر آرمی آفیشلز کا ریزائن لے چکے ہیں یا انہیں فارغ کر چکے ہیں۔ تو اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ آج بتایا یہ جا رہا تھا امریکی چینلز کی جانب سے کہ پیٹ ہیگزٹ کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے ان کے نیول سیکرٹری نے ریزائن کیا تھا۔ اس حوالے سے بھی ابھی جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، اس سے کچھ لمحے پہلے
ट्रंप से पूछा गया कि उनके रिजाइन की असल वजह क्या है। आपने नेवल ब्लॉकेड की हुई है, ईरानियन पोर्ट्स के ऊपर मामला गर्म है, एक दूसरे के वेसल्स और शिप्स को हिट करने की धमकियां दी जा रही हैं और पानियों में घेराव किया जा रहा है। तो इस नाजुक मौके और सूरत हाल पर सेक्रेटरी ने इस्तीफा क्यों दिया? उसने कहा, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि नेवल सेक्रेटरी के इख्तलाफात जरूरी नहीं कि पीट हेग्सेट के साथ ही हों, असल में वो कुछ और लोगों के साथ इख्तलाफ राय रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो ये सारा मामला था, इंटरनेशनल महाजों पर आपको अपडेट किया है। और इस जंग और मुज़ाकरात की पेशरफ्त के ऊपर हमारी गहरी नजर रहेगी। हम रोजाना की बुनियाद पर आपको अंदर की खबर देंगे, अपडेट रखेंगे। व्हाइट हाउस, पेंटागन में तय होने वाले फैसले, पाकिस्तान की मसालती कोशिशों की डेवलपमेंट और ईरान के मूड के ऊपर हमारी नजर है। लेकिन जाते जाते पाकिस्तान में एक इशू 2 रोज पहले चल रहा था, अदाकारा मीरा का। इसके ऊपर ये कोई कॉम्बिनेशन तो शायद नहीं बनता कि बैनुल अक़वामी खबरों से सीधा अदाकारा मीरा और इरशाद भट्टी के मामले पे आ जाया जाए। लेकिन क्योंकि हमने उस दिन कंप्लीट वीलॉग 2 रोज पहले इस पे किया था, तो उसका फॉलो अप आपको चंद मिनट्स में देना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि इरशाद भट्टी साहब ने माफी मांग ली थी और उन्होंने कहा जी कि अदाकारा मीरा या मेरे चाहने वालों की दिल आजारी पे मैं माजरत खाऊं। लेकिन आपको यह बताना था कि अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से लोग और सार्फिन इरशाद भट्टी को माफ करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है, बल्कि वो जियो टीवी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड में उनकी पार्टिसिपेशन खत्म की जाए और वो शिरकत ना करे, जियो टीवी उनको साइड पे करे और उनकी दीगर फीमेल पार्टिसिपेंट्स जो रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम में आती हैं, जैसे रीमा उमर हो या बेनजीर शाह हो, उन्हें भी कुछ मीडिया एक्टिविस्ट दबाव डाल रहे हैं कि आप इरशाद भट्टी जैसे आदमी के साथ ना बैठें। तो ये मामला चल रहा है कि माफी के बाद भी कुछ लोग उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं। इसको रिव्यू जरूर होना चाहिए कि इरशाद भट्टी साहब ने अगर माफी मांगी है तो ठीक है, कंसिडर अगर अदाकारा मीरा कर सकती हैं तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन मीरा ने आज अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर ये बात की। उन्होंने कहा कि अवाम की मोहब्बत ने आप दीदा कर दिया है। इज्जत मांगी नहीं जाती, बल्कि किसी बेएहतरामी का जवाब कैसे देते हैं, इज्जत उसी से आपको मिल जाती है। ये मीरा का मौक़िफ़ है। तो अब ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में हुकूमती सतह के ऊपर। आप इकदाम देखिएगा, पूरी दुनिया हम पे नजर रख के बैठी हुई है कि इस्लामाबाद में, हमारे फेडरल कैपिटल में मसालती कोशिशों के साथ एक तारीखी डायलॉग मुनक्किद हो रहा है। और हमारे काम चेक कर लें, हम मीरा साहबा और इरशाद भट्टी से बाहर नहीं आ पा रहे कि एक दूसरे पे कीचड़ तो उछाला ही था, उन्होंने गलत किया था, आगे फिर माफी भी होगी, लेकिन हम इस इशू को भी लेके चल रहे हैं। और दूसरा हमें खेल शहबाज गिल साहब और वसीम अब्बास का भी मिल चुका है और हम ये नजर रखे हुए हैं और उसको कोई कौमी इशू बना के देख रहे हैं कि वसीम अब्बास को अब ये चाहिए कि शहबाज गिल को रगड़ दे और शहबाज गिल को चाहिए कि उसको करारा जवाब दे। तो खुदारा हमें अपने देखने, सुनने, सोचने के मिजाज को भी रिव्यू करने की जरूरत है। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट मालूमात पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया।